नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्ते भारत में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि जम्मू लाया गया कृष्ण भट्ट का पार्थिव शरीर। आपको बता दें शोपियां में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। टारगेट किलिंग लगातार जारी है घाटी में और इस सब के बीच बड़ी खबर यह कि जम्मू लाया गया पूरन का जो पार्थिव शरीर है और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट की हत्या हुई थी, गोली मारकर हत्या की गई थी। शोपियां में इस वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया था, लेकिन जम्मू लाया गया पूरन कृष्ण भट्ट का पार्थिव शरीर और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, किस वक्त ये पार्थिव शरीर जिसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या और जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि लोगों में इस टारगेट किलिंग को लेकर खासा गुस्सा है, लोग सड़कों पर भी हैं। देखिए, देर रात तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब इनका पार्थिव शरीर जो है वो इनके जम्मू स्थित घर पे पहुंचा था, पूर्ण कृष्ण भट्ट के घर। हम इस वक्त घर के बाहर मौजूद हैं। 8:30 बजे के करीब जो है विधि विधान के साथ पूजा की शुरुआत होगी और 10 बजे घर से पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से निकलेगा। बता दें कि जिस तरह से कल निर्मम हत्या जो है आतंकियों द्वारा की गई दक्षिण कश्मीर के शोपियां में, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जो है गुस्से का माहौल है। लगातार लोगों की ये मांग उठ रही है कि आखिरकार सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कश्मीरी पंडितों और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय कश्मीर घाटी में रह रहा है उसे सुरक्षा कब मिलेगी। परिवार के सदस्य जो हैं वो अभी भी उस गम से उभर नहीं पाए हैं। कल एकाएक जब उन्हें खबर मिली फ़ोन के ज़रिए कि पूर्ण कृष्ण भट्ट को जो है आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी है, लेकिन उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार जो है कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दुख का माहौल जो है वो स्वाभाविक तौर पर है। न सिर्फ परिवार में बल्कि सभी लोग जम्मू कश्मीर वासी जो हैं वो गुस्से में हैं। उनका कहना है कि लगातार आतंकी जो हैं वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं कश्मीर घाटी में। देखिए, पिछले साल की बात है, अक्टूबर का ही महीना था जब ये टारगेटेड किलिंग्स की शुरुआत हुई थी कश्मीर घाटी में और एकाएक जो है वो चरम सीमा तक पहुंच गया था जब 10 से 15 दिन के अंतराल में 4 से 5 जो है वो सिविलियन किलिंग्स हुई थी। अब भी अक्टूबर का महीना और एक बार फिर जो है कश्मीरी पंडित को दक्षिण कश्मीर के शोपियां के चौधरी गुंड में निशाना बनाया गया है। लगातार अब मांग ये उठ रही है कि आतंक पर कड़ा प्रहार तो किया ही जाए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि कोई भी आम नागरिक या कोई भी व्यक्ति कश्मीर घाटी में जो है आतंकियों की गोली का शिकार ना बने। जी बिल्कुल गुरसिमरन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की वारदात सामने आई है। दहशतगर्दों ने फिर कश्मीरी पंडित को अपनी गोली का निशाना बनाया। शोपिया की पूरन भट्ट की हत्या से फिर घाटी में गुस्सा है, तो जम्मू में भी लोगों ने आतंकियों की इस कायराना करतूत के खिलाफ हल्ला बोला। कश्मीर में कायराना करतूत, घाटी में फिर टारगेट किलिंग, आतंकी पर आखिरी बार कब? घाटी में दहशतगर्दों पर सेना के सटीक एक्शन से आतंक के आका बौखला गए। कायर आतंकी कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडित पर हमला किया। शोपिया में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को अपनी गोली का निशाना बनाया है। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दहशतगर्दों की कायराना करतूत का जम्मू में पुरजोर विरोध हुआ। कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया है और दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित को जो है मौत के घाट उतारा गया है। आज हमारे एक और भाई शहीद हो गए हैं, पूरन कुमार भट्ट जी, जो कि अपने घर के लॉन के अंदर बैठे थे और उग्रवादियों ने, टेररिस्टों ने उससे गोलियों का निशाना बनाया। पिछले 156 दिन से यहाँ पे इस कड़कती धूप में, बारिश में, ये जो एम्प्लॉयज़ है, चाहे रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ हो या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़, यहाँ पे एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जान बचाइए। वहाँ पे अभी कश्मीर में हालात वैसे नहीं है कि आप हमें वहाँ पे नौकरियाँ करने के लिए भेजोगे।
कश्मीरी पंडितों ने पूरन भट्ट की हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद की और सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की, ताकि घाटी की फिजा में फिर अमन लौट आए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं साल अप्रैल-मई से बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में पिछले 8 महीने में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने लोगों में कश्मीरी पंडितों के अलावा सुरक्षाकर्मी और मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इनमें 7 मई श्रीनगर गुलाम हसन डार पुलिस कांस्टेबल, 12 मई बड़गाम राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी, 17 मई बारामूला रंजीत सिंह सेल्समैन, 24 मई श्रीनगर सैफुल्ला कादरी पुलिसकर्मी, 25 मई बड़गाम अमरीन भट्ट टीवी कलाकार, 13 मई पुलवामा रियाज अहमद पुलिसकर्मी, 31 मई कुलगाम रजनीवाला टीचर, 2 जून कुलगाम विजय कुमार बैंक मैनेजर, 18 जून पुलवामा फारूक अहमद मीर पुलिसकर्मी। यह सिलसिला शोपिया के पूरन भट्ट की हत्या तक जारी है। आतंकियों की हालिया साजिश का निशाना बने पूरन चौधरी गुंड के रहने वाले थे। आतंकियों की गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। प्राइमरी रिपोर्ट हुआ है कि कोई अननोन मिलिटेंट है, उन्होंने गोली चलाई है और इसकी पूरी जांच की जा रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जम्मू में हैं, तो इसलिए बॉडी वहाँ भेजी जा रही है उनकी डिमांड पर, और लास्ट राइट्स वहीं परफॉर्म होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने लिखा, शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट पर आतंकियों का हमला कायराना हरकत है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अपराधियों और आतंकियों को सहायता और उकसाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने भी इस हमले को कायराना हरकत बताया। बौखला हुए आतंकवादियों ने इस प्रकार की कायराना साजिश की है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में प्रदर्शन कर इस कायराना हमले का विरोध किया गया। शोपिया में पूरन भी आतंकियों की कायराना करतूत का शिकार हुए। उन्हें मारने वालों के नापाक इरादे फिर 90 का दौर वापस लाने के हैं, लेकिन दहशतगर्दों की ये नापाक साजिशें अब कामयाब नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि आज जिनपिंग की किस्मत का होगा फैसला। बीजिंग में सीसीपी का 20वां अधिवेशन, जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर फैसला होगा। सुप्रीम लीडर का होगा आज चुनाव। 2 बार ये जो ताजपोशी है वो जिनपिंग की हो चुकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल भी जिनपिंग को मिल सकता है। आपको बता दें, आज जिनपिंग की किस्मत का फैसला होगा। क्या एक बार फिर से उन्हें सुप्रीम लीडर चाइना का चुना जाता है, ये देखना होगा, लेकिन तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से उनको तीसरा कार्यकाल मिल जाए। बीजिंग में सीसीपी का 20वां अधिवेशन है और इसी अधिवेशन में चुना जाएगा चाइना का सुप्रीम लीडर। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर आज फैसला होगा, सुप्रीम लीडर का होगा चुनाव। तो आपको बता दें, बीजिंग चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख अधिवेशन आज से शुरू होगा, जिसमें नए शीर्ष अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना तय माना जा रहा है। जिनपिंग की इस नियुक्ति के बाद शीर्ष नेताओं की जो अधिकतम 10 साल तक नियुक्ति का 3 दशक पुराना मानदंड है, जो नियम है, असल में अब वो खत्म हो जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की 20वीं कांग्रेस में जिनपिंग द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशा निर्देशों के तहत 2296 निर्वाचित प्रतिनिधि गुप्त बैठक में हिस्सा लेंगे और यह अधिवेशन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिनपिंग का लगातार चाइना में विरोध हो रहा है। और इस विरोध के बीच आज 20वां अधिवेशन, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख अधिवेशन, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है और इसी में शी जिनपिंग की किस्मत का फैसला होने वाला है। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। यह अधिवेशन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच आज आयोजित किया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें
जिनपिंग की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन माना जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल भी जिनपिंग को मिल सकता है। कई नियम है, उसके बावजूद वो तमाम नियम अब खत्म होंगे और तीसरा कार्यकाल जिनपिंग को मिल सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों भी लगातार जिनपिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे, खुद चाइना के अंदर। उसके बाद विरोध प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिला। कई खबरें भी आई कि सत्तारूढ़ दल तख्ता पलट हो सकता है, माफ कीजिए, तख्ता पलट हो सकता है और जिनपिंग को हटाया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज 20वां अधिवेशन है, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख अधिवेशन, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है और इसमें जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जिनपिंग की किस्मत का फैसला होना है। जिनपिंग क्या तीसरा कार्यकाल यानी सुप्रीम लीडर एक बार फिर से चाइना का बनने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रमुख अधिवेशन यानी 20वां अधिवेशन आज से शुरू होने जा रहा है बीजिंग में। जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर इस अधिवेशन में फैसला होना है। हालांकि सबके बीच चाइना की सड़कों पर जिनपिंग का विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जिनपिंग का विरोध हो रहा है और ऐसे में जिनपिंग का आज चुना जाना कई मायनों में खास होगा, देखना होगा, क्योंकि कई नियम भी हैं जो ताजपोशी से रोकते हैं, लेकिन उन नियमों को खत्म कर एक बार फिर से जिनपिंग को सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनपिंग की हैट्रिक तय मानी जा रही है, यानी तीसरी बार एक बार फिर से जिनपिंग सुप्रीम लीडर चुने जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जिनपिंग की किस्मत पर आज फैसला होगा। अधिवेशन है 20वां सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का और जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल का मिलना तय माना जा रहा है। अधिवेशन की आज से शुरुआत होगी और ये देखिए लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह अधिवेशन होगा और यहां पर जिनपिंग की किस्मत का जो फैसला है, किस्मत के फैसले पर आज मोहर लग सकती है, यानी तीसरा कार्यकाल जिनपिंग को मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण दिन जिनपिंग के लिए आज। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि ईरान की जेल में भड़की आग, तेहरान की एविन जेल में आग भड़की है, जबरदस्त फायरिंग की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जेल में आग भड़की है। ईरान से बड़ी खबर मिल रही है और ये तस्वीरें भी ईरान की जेल में आग भड़क गई है। तेहरान की एविन जेल में ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि जबरदस्त फायरिंग हुई और उसके बाद ये आग भड़क उठी। तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेहरान की एविन जेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जबरदस्त ये आग किस तरीके से लगी है और बताया यह जा रहा है कि जबरदस्त फायरिंग हुई और उसके बाद एविन जेल में यह जबरदस्त आग। तस्वीरें आपके सामने, ईरान की जेल में लगातार ये आग भड़की हुई है। आसपास की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जबरदस्त आग और एक लंबा जाम जो है वो भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पहले फायरिंग हुई थी और उसके बाद ये आग लगी है, जेल में आग लगी है। कितना नुकसान हुआ ये अभी तक जानकारी नहीं, लेकिन पहले फायरिंग हुई है। अब फायरिंग को किसने अंजाम दिया है ये डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन ये तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये आग है। एविन जेल की तस्वीरें, दूर से ली गई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एविन जेल में जबरदस्त आग भड़की हुई है, ऊंची ऊंची लपटें लगातार दिखाई दे रही हैं और इस सब के बीच जानकारी है कि फायरिंग की गई और उसके बाद आग भड़की है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की जा सकेगी और इसी के साथ मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की जा सकेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे भोपाल और लाल परेड ग्राउंड में हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में बनेंगे हिंदी वाले एमबीबीएस। हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। भाषा नहीं बनेगी डॉक्टरों की राह में रोड़ा। मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अब भाषा डॉक्टरी की राह में बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए स्टडी मटेरियल भी तैयार हो चुका है।
आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन किताबों को लॉन्च करेंगे। 97 डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई गई है। टीम ने 4 महीनों में किताबों को ट्रांसलेट किया। MBBS फर्स्ट ईयर की 5 किताबों को ट्रांसलेट किया गया। इसमें बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबें शामिल हैं। ट्रांसलेशन के दौरान तकनीकी पहलुओं और छात्रों की चुनौतियों को समझा भी गया और ध्यान रखा गया है। किताबों के ट्रांसलेशन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किताबों को समझने में छात्रों को मुश्किल ना हो। इसे इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी में MBBS करने वाले छात्र भी इसे आसानी से समझ सकेंगे। जिनके हिंदी में शब्द उपलब्ध नहीं है, उन्हें देवनागरी में लिखा गया है। मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। इसके लिए बकायदा भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में वॉर रूम मन्नार बनाया गया है, जहां मेडिकल की किताबों को ट्रांसलेट करने का काम किया गया। बहरहाल पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के फायदे क्या हैं। ये चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो सकता है। पढ़ाई के आसान होने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। गांव से डॉक्टर निकलेंगे तो गांव तक डॉक्टरों की पहुंच होगी। मातृभाषा में पढ़ाई होने पर छात्रों की मौलिकता में वृद्धि होगी। अनुसंधान अपनी भाषा में होगा तो इलाज में भी आसानी होगी। इलाज के नाम पर होने वाली अंधाधुंध लूट भी कम होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में अगर हिंदी में पढ़ाई होने से गांव देहात से भी डॉक्टर निकलेंगे तो इसकी भरपाई हो सकती है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि यहां गांव-गांव में डॉक्टरों की जरूरत है। हिंदी में अगर लिखा जाता है तो इससे दिक्कत क्या है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के मानस को बदल देना। जिस चीज को लोग असंभव मानते थे उसको संभव कर देना। उन्होंने संकल्प लिया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए मध्य प्रदेश ने प्रण लिया और हमने दिनों रात मेहनत की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर सब थे, दिनों रात परिश्रम करके लोग जो कह रहे थे कि असंभव है उसको संभव करके दिखा दिया। हालांकि हिंदी में पढ़ाई होने से चुनौतियां भी काफी बढ़ेंगी। फिलहाल अभी एक अच्छी शुरुआत हुई है। हो सकता है कि आगे चलकर इसमें कुछ खामियां भी नजर आएंगी, लेकिन जब कोई नई पहल होती है तो दिक्कतों का सामने आना भी लाजमी है। लेकिन मन में कुछ नया करने के लिए ठान लिया जाए तो इन बाधाओं को भी आसानी से पार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।